हाँ बोल दिया। अच्छा दोस्तों शुरू करें। हाँ थोड़ा समय लगेगा एज यूजुअल। हिंदी में बोलूँगा, फिर इंग्लिश में बोलूँगा, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। शांति रखिए, सब दोनों भाषाओं में होगा। दोस्तों मैं आज कुछ विचित्रताएं बताने आया हूं आपको इस पूरे इम्पीचमेंट के विषय में, माननीय धनखड़ जी के विषय में, और जो अजीबोगरीब वक्तव्य आ रहे हैं सरकार से। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा ये कह के कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, और न्यायपालिका के विषय में जवाबदेही में भाजपा बिल्कुल ऐसा ही दोहरी दोगली रवैया अपना रहा है। और ऐसा लगता है कि उनकी राजनीतिक डिक्शनरी में, मोदी सरकार की, बीजेपी की राजनीतिक डिक्शनरी में दोगलापन और पाखंड को बोल्ड और अंडरलाइनिंग में लिखा गया है। ये अलग बात है कि गालिब भी आज लागू होता है कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ पार्टियों के लिए। जब गालिब ने कहा था कि निकलना खुल्द से आदम को सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुल्द से आदम को सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू करके तेरे कूचे से हम निकले। ये बेआबरू की भी एक कहानी है, सब टेक्स्ट है। दोस्तों 21 जुलाई 2025 को कांग्रेस ने, अन्य पार्टियों ने कटिंग अक्रॉस लाइंस, और विशेष रूप से कांग्रेस ने निर्णायक संवैधानिक एक मोशन पेश किया राज्यसभा में, जो अनौचित्य के विषय हैं, जस्टिस वर्मा के विषय में। और ये 63 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा हस्ताक्षर थे। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं, उसी दिन 152 लगभग हस्ताक्षर थे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, सामूहिक रूप से सभी पार्टियों के, जो लोकसभा में आए। 63 यहाँ, 152 वहाँ। अब जो उस दिन इस मोशन पे उस वक्त के माननीय उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ साहब ने जो कहा, अध्यक्ष राज्यसभा ने, मैं कोर्ट में बोल रहा हूँ, मेरा कोई एक भी शब्द नहीं है, quote unquote, honorable members, I need to inform you that I have received a notice of motion to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement of signing by members of Parliament for setting in motion a process for removal of a High Court judge. ये कोई मेरा शब्द इसमें एक भी नहीं है, आगे पढ़ रहा हूं उन्हीं के शब्द। I direct the Secretary General to find out whether a similar motion has been moved in the House of People, the Lok Sabha, and this is being done for the purpose that under the Judges Inquiry Act of 1968, the procedure is different if a motion is presented in one house or if the motion is presented on the same day in both houses. और इस प्रक्रिया में अंतिम बहुत महत्वपूर्ण है, उसके कुछ ही समय बाद हाउस में, आपके कैमराज हमारी दृष्टि के सामने सबके पास रिकॉर्डेड है, माननीय धनखड़ साहब ने औपचारिक रूप से पूछा कानून मंत्री मेघवाल साहब से कि दूसरा मोशन लोकसभा में हुआ है कि नहीं, और मंत्री महोदय ने उठकर हां कहा। तो ये तो तथ्य हुए। तो उन्होंने क्या किया, ये क्या कह रहे थे, वो क्या प्रक्रिया कर रहे थे? कल आपको एक बड़ा ज्ञान दिया गया है, पूर्व कानून मंत्री ने ये ज्ञान दिया है कि कोई मोशन एडमिट ही नहीं हुआ राज्यसभा में। याद है आपको? तो अगर ये है, तो ये प्रक्रियाएं जो थी माननीय अध्यक्ष राज्यसभा की, इतना बड़ा वक्तव्य देने की, मोशन, सेट इन मोशन द प्रोसेस, पूछा कि वहाँ भी है कि नहीं, वहाँ अगर है तो प्रक्रिया ये होगी, और लॉ मिनिस्टर मेघवाल ने हाँ कहा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब जो धनखड़ साहब बोल रहे थे, वो क्या हो रहा था? ये कोई एक ड्रामा हो रहा था, या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था बिना किसी मायने के?
या ये सब कोई एक ऑटो पायलट पे चल रही थी, कोई फिल्म चल रही थी? और कहीं किसी किताब में ये लिखा है कि न्यायाधीश के बतौर अध्यक्ष राज्यसभा को एक निर्णय लिखना पड़ता है बिफोर एडमिटिंग अ मोशन? मोशन को एडमिट करने के लिए निर्णय लिखना पड़ता है कारणों के साथ, कोई शब्दावली इस्तेमाल करनी पड़ती है। अरे भाई, जब वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो कानून के सब तथ्यों को सेटिस्फाई संतुष्ट करते हैं वैसा मोशन आ गया है राज्यसभा में, ये मालूम कर लीजिए कि वहाँ भी अगर ऐसा है तो हम लोगों को सहयोग के साथ जॉइंटली संयुक्त रूप से करना पड़ेगा। और आप माननीय कानून मंत्री मुझे बताइए कि ये है कि नहीं? वो कहते हैं हाँ है। तो इसके बाद एडमिशन ऑफ मोशन के लिए क्या बचता है, मैं जानना चाहता हूँ। ये कैसा एक विचित्र संज्ञान मिला है हमें कल सरकार से। तो जरा इसके पहले अब देखना आवश्यक है, इसके पीछे, पहले नहीं इसके पीछे देखना आवश्यक है। ये बहुत ही एक घिनौनी घृणात्मक अप्रोच दिखाता है इस नियंत्रण कंट्रोल फ्रीक सरकार का। पहले मैं आपको बताऊं, पहला मुद्दा जो मैं लेना इस संदर्भ में क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया। आप भी वहाँ थे, हम भी वहाँ थे, कैमरा भी वहाँ थे और लोग भी वहाँ थे। अब इसका मायने क्या, इसका अभिप्राय क्या, इसके मुद्दे क्या हैं? पहला, आपको मालूम है भाषा क्या है उस एक्ट में? जो ये भाषा बड़ी सोच समझ के लिखी गई है कि अगर दोनों हाउसेस में सेम डे होगा मोशन, तो दोनों अध्यक्ष दोनों हाउसेस के, यानी माननीय स्पीकर ओम बिरला और माननीय अध्यक्ष धनखड़ जी उस वक्त जो थे, मिलजुल कर एक समिति, जिसको स्टैट्यूटरी कमिटी ऑफ इंक्वायरी कहते हैं, बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कानून द्वारा लिखा गया था इस बात को पहले से सोच समझ के, एंटीसिपेशन में, कि समन्वय, सहयोग, स्पष्टता और सामंजस्य के साथ दोनों एक साथ काम करेंगे हाउस। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें कोई स्पर्धा नहीं थी कानून में कि मेरी स्पर्धा है उस दूसरे हाउस से कि मैं आगे निकल जाऊं या पहला हाउस पहले निकल जाए। सद्भाव था। क्यों? क्योंकि जब गंभीर मुद्दा है ऐसा किसी का इम्पीचमेंट, तो दोनों हाउसेस को साथ चलना चाहिए। ये बात बड़ी स्पष्ट है, पहला मुद्दा। दूसरा, उसके कुछ समय बाद धनखड़ जी इस्तीफा दे देते हैं। घोषित शाम को होता है लेकिन इस्तीफा दे देते हैं। और उस वक्त कभी नहीं कहते माननीय रिजिजू जी या मेघवाल जी की कोई ऐसा मोशन ही नहीं था, एडमिट ही नहीं हुआ। आज हम इसको ज्ञान सुन रहे हैं, संज्ञान और ज्ञान को, कल 4-5 दिन बाद। और जैसा मैंने कहा कि एक तरफ तो धनखड़ जी का जो चुप्पी है वो सबसे ज्यादा बोल रही है। धनखड़ जी की चुप्पी को हिंदी में सुवक्ता कह सकते हैं, मतलब एलोक्वेंट है। और दूसरी तरफ ये प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा वक्तव्य देके माननीय कानून मंत्री से पूछकर अगर मोशन एडमिट भी नहीं हुआ तो क्या कोई शैडो बॉक्सिंग कर रहा था, कोई ड्रामा कर रहा था, कोई एक अजीबोगरीब एक मूवी चल रही थी क्या वहां पर? तीसरा मुद्दा ये दर्शाता है इस सरकार, इस सत्तारूढ़ पार्टी की असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। उनको संवैधानिक प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, उनका न्यायिक जवाबदेही से कोई संबंध नहीं है, उनका एंटी भ्रष्टाचार अभियान से कोई रुचि नहीं है। उनको एक चीज़ है सिर्फ, सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी को, कि कैसे हमारी शर्मिंदगी बचे कि किसी और ने इसमें पहल की, यानी कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने पहल की। हमको अपनी पहल चाहिए, हमको अपना नियंत्रण चाहिए, हमको अपनी कंट्रोल फ्रीकिज्म चाहिए। हमें अपनी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं हो सकती कि कोई और आदमी, ये नहीं है कि सिद्धांतों का कुछ मुद्दा है इसमें। और इससे मालूम पड़ता है कि सिर्फ आख्यान, नैरेटिव उनसे जब छिन जाए तो वो विचलित हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा, तीनों बिंदुओं में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। संवैधानिक सिद्धांत, संवैधानिक प्रक्रिया, समन्वय, सद्भाव का ये प्रावधान जिसपे दोनों को साथ वर्क करना है हाउसेस को। और आज आफ्टर थॉट के तौर पे कल माननीय रिजिजू जी ये वक्तव्य देते हैं, तो ईमानदारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान का कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। चौथा बिंदु कि
इसमें हम सब जानते हैं कि पहल बार बार वक्तव्यों द्वारा प्रेस में संसद जब नहीं शुरू हुआ था तब कांग्रेस ने की। उस वक्त सरकार चुप रही या कभी कभी कुछ वक्तव्य आते थे, और जब कांग्रेस ने पहल करके पहले दिन ये प्रस्ताव रखा जिसको धनखड़ साहब ने नोटिस किया पूरी व्यापक रूप से, तो उस वक्त इनको लगा कि हम किनारे पे खड़े हैं, तो इस पूरे प्रक्रिया को अपने हाथ में लेने के लिए, काबू में लेने के लिए इसको निरस्त करो, उपराष्ट्रपति को भी निरस्त करो, खारिज करो, खुद व्यक्ति को भी और प्रस्ताव को भी, और लोकसभा ले जाओ। ये किस प्रकार की सरकार है? ये किस प्रकार का अप्रोच है? दूसरा, पांचवा, आपको चिंता इस बात की नहीं है कि जो प्रावधान है कानून का वो उदार दिल प्रावधान है। उस प्रावधान में, जैसा मैंने कहा, सद्भाव, सहयोग, सामंजस्य, साथ चलने की प्रावधान है कि दोनों हाउस करेंगे। आपको उस उदार दिल प्रावधान की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ इसका है कि फोकस किसने ले लिया, हु स्टोल द मार्च, हु स्टोल द शो। ये प्रवृत्तियां बता रहा हूं मैं आपको, ये कितना छिछला, कितना उथला, कितना पेटी है कि घोषणा पहले कौन करे। मैं पहले करूं लोकसभा में, आप कैसे कर सकते हैं राज्यसभा में? जबकि प्रावधान कहता है कि दोनों साथ कर सकते, करना चाहिए। बल्कि अखिल भारतीय स्तर पे अगर 700-800 मेंबरान संसद के दोनों हाउसेस के साथ मूव करते हैं तो ज़्यादा मजबूती किससे मिलती है? एक तरफा एक हाउस में। एक और मुद्दा है कि ये द्विदलीय, मल्टीदलीय साथ लेके चलने की कभी भावना नहीं रही इस सरकार की और सत्तारूढ़ पार्टी की। हम अकेला, जो एक अहम है, जो अहंकार है, यही द्योतक है, यही है इन सब चीज़ों की, इन सब एक्शंस की, अजीबोगरीब एक्शंस का कारण। और सरकार ने एक प्रकार से एक संस्थापिक तोड़फोड़ की है, इंस्टीट्यूशनल सैबोटाज किया है और संविधान का उल्लंघन किया है। ये कल वाले वक्तव्य द्वारा ये प्रक्रिया अवरुद्ध की है जो सहयोग और साथ दोनों हाउसेस को लेकर चलने की कानून में लिखी हुई है। ये आज नहीं बनी, पहले से बनी हुई है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को उदार दिल से ऊपर लेता है ये कानून, और आप इसको नष्ट करके क्रश कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, संवैधानिक विघटन पैदा कर रहे हैं। बायपार्टिजानशिप का, द्विदलीय मल्टीदलीय भावना का तो सोच भी करना इस सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी से एक गलती होगी। एक छठा या सातवां खतरनाक परिणाम मैं चाहूँगा कि न हो, इससे उभर के आता है। इस प्रकार के बचपने, अहंकार, ईगो, नियंत्रण, कंट्रोल फ्रीक अप्रोच से क्या सरकार ने कभी सोचा कि क्या आप कोई कानूनी कोई रास्ते या कानूनी कोई भूल चूक नहीं दे रहे हैं जस्टिस वर्मा की प्रक्रिया को? आप जानते हैं कि जस्टिस वर्मा की प्रक्रिया चुनौती दे रही है इन सब चीज़ों को। उनका भी अधिकार है, मानव अधिकार है चुनौती देने का, चैलेंज करने का। उनके वकील तैयार खड़े हैं। तो इस प्रकार के एक विरोधाभास को पैदा करके स्टैट्यूटरी कमेटी की नियुक्ति के विषय में क्या आप उनको, जस्टिस वर्मा को, जानबूझकर या अनजाने रूप से एक अतिरिक्त हथियार दे रहे हैं चुनौती देने का? क्या आप लूप होल छोड़ रहे हैं जिससे कि बाद में वो स्टैट्यूटरी कमेटी को, जो इतने बड़े सर्वदलीय समर्थन के साथ लगभग 800 एमपीस के साथ हो सकता था, उसको कोई कहीं कोर्ट कचहरी में भविष्य में निरस्त कर दिया जाए? क्या यह आपका उद्देश्य है? ये जाहिर है कि न्यायपालिका को कोई भय नहीं है, चुनौती नहीं है जनता से या संसद से। अगर न्यायपालिका के सिद्धांतों, चाहे वो भ्रष्टाचार विरोध हो, चाहे जवाबदेही हो, उन सिद्धांतों को खतरा है
तो वो खतरा आज कार्यपालिका, इस सरकार की कार्यपालिका से आ रहा है। इसके अलावा एक 8वां बिंदु है जो एक खाली कागज पे हस्ताक्षर का कैंपेन था। ये खाली कागज पे हस्ताक्षर का कैंपेन न जस्टिस वर्मा के विषय में था, न जस्टिस यादव के विषय में था, होना जहां चाहिए उनके विषय में नहीं था। वो तो एक और तीसरा प्रस्तावित, भविष्य का प्रस्तावित इंपीचमेंट मोशन की तैयारी की जा रही थी। इसलिए आज ये जानना आवश्यक है कि उस दिन क्या हुआ सरकार के गलियारों में, माननीय राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में और धनखड़ जी के अचानक इस्तीफे में। हमारा मानना है कि इसमें एक राजनीतिक एग्जिट है, एक राजनीतिक आवागमन है जिसको लपेटा गया है, कैमोफ्लेज किया गया है एक संवैधानिक झूठ के अंदर। ये सच्चाई है उस दिन की। We are also very concerned, friends, about this selective outrage and selective silence on the Verma Yadav two judges issues. Justice Verma, Justice Yadav. This is typical BJP's double standard and yet another example of BJP and the Modi Sarkar's theatre of the absurd. The BJP's game of motions, they made it into a game of shadows and a game of motions, is less about law and more about optics. A desperate dance to distract and dominate. And how petty a dance to distract and dominate. Our house Lok Sabha first, not you Rajya Sabha. Out you go, Mr. Vice President. On judicial propriety, on anti-corruption movement and on judicial accountability, the BJP's mantra is talk the talk, never walk the walk. Never walk the talk, never walk the walk, keep talking the talk. It is the worst example of double speak and hypocrisy on this entire episode. It appears that Mr. Dhankard's showing of some minimal independence, possibly belatedly, was his real mistake. No other mistake. In this climate of selective outrage and politicized morality, we must also ask the question from both former Vice President Dhankard and the Government of India as to this continuing eloquent silence on Justice Yadav. You are so particularized about Lok Sabha versus Rajya Sabha, but you maintain this remarkably eloquent silence on Justice Yadav. A person whose comments as a sitting judge read more like manifestos of a political party than any legal reasoning. Friends, I am completing very briefly in English what I told you in Hindi by reminding you that on 21st of July, a few days ago, the Congress and of course other parties also moved a decisive constitutional motion for the various improprieties by Justice Verma and in particular for creating a statutory inquiry committee as required by the statute. Signed by 63 Rajya Sabha members. It is cross-party, moved on the same day as another motion signed by 152 parties, again cross-party. 152 members cross-party. I will not read in English the same statement which I have just read to you when I was doing my Hindi version. The statement is crystal clear. Please note 2 or 3 facets of it. Was Mr. Dhankard and the whole house, were they watching a movie? Were they watching a shadow boxing or a dance drama? What were the words
long 2-3 paragraphs, 5-7 minutes, the Vice President and the Chairman of the House speaking. He was talking specifically of a motion number 1, a physical thing in his hand. He was talking number 2 of numerical requirement being satisfied. He was talking of the rules, the statute rather, the Act of Parliament which says that if there are 2 on the same day in each house, then both have to join together to form a statutory committee. He then asked in the presence of the whole house and the whole country, no less than the law minister, who has exclusive locus on this, that was this moved today in the Lok Sabha, and the law minister, Mr. Meghwal, answered yes. So what was all this happening? Because yesterday we are given great educative knowledge by Mr. Rijiju that there is no motion admitted. What else is required, may I ask, for admission of a motion? Does the Constitution or a statute prescribe that like a High Court or a Supreme Court judge, you must write a long judgment admitting the motion? Did not the then Chairman Dhankad, clearly make by his words this issue the property of the House? And if he was not doing this, why was he asking Mr. Meghwal about the same day introduction in the Lok Sabha only to apply the law of the statute which said both houses should join together? And yesterday we have this remarkable statement that this is not why. Now this is the point I want to make. It shows many facets of this government, the way it works, the way it thinks, and this ruling party. The first facet is it ignores the clear cooperation, collegiality, togetherness of both houses intended by the proviso to Section 3 of that Act of Parliament. Look at the foresight of our framers of the statute who said that there may be a situation when both houses may want to proceed. We want to provide cooperation, collegiality, consensus. Here this government and this ruling party is talking of competition, a race as to who declares and announces first. Was this the statutory intent? The law as created is magnanimous, it is capacious, it includes both houses, intends to include both houses. And imagine the strength of a resolution where 800 members or 750 or 780 members join together, as opposed to only one house. And here is this government trying only on ego, intersection of invincibility notions with the notions of ego, to say, we announce first in the Lok Sabha. Second point is that the silence of both Mr. Dhankad and indeed Mr. Rijiju for 5 full days on the admission of the motion is most eloquent. It is most telling. It has its own message. There is no doubt in anybody with any idea of parliamentary affairs that Mr. Dhankad intended to make that the property of the House that day and clearly to proceed further with the motion in collegiality with the Lok Sabha. Thirdly, today all this dance and drama is being done for what? So that your insecurity in not having control of the narrative is established. You are insecure that why don't I control the narrative? You are embarrassed. Why should the opposition, the Congress, have a motion at all? Is that not petty? Is that not childish? Is that not silly? In a democracy and on an issue when you have consensus and support in both houses by a lot of the opposition, almost all the opposition, in that you want to do this kind of a arrogant ekla chalo? You know that the narrative was taken up by the opposition parties for the last many months. If you were late or sitting or standing disinterestedly on the sidelines, it is not our fault. It doesn't mean you must try and grab in this manner. Your concern should not be as to who has stolen the optics, stolen the focus, got the limelights.
think less of the limelight and more of constitutional principle, of democracy, of good governance, rather than showing to the nation such cheap tactics. Think also of a bipartisan, multi-partisan spirit, not of a unilateralism. You have lost the capacity to think of anything other than unilateralism. You have actually committed institutional sabotage and constitutional transgression by not following the spirit of the Act of Parliament, which would have involved the approbation in a motion of 800 odd MPs. There is another dangerous eighth point. I hope it doesn't come true. But if you are going to create this statutory and constitutional confusion as to whether that proviso to Section 3 requiring both houses to jointly constitute a committee does come into force or does not come into force, you are either deliberately or at best unwittingly, are you not giving an additional ground and excuse to the legal challenges which Justice Verma has mounted and is entitled to mount in future? He has his legal rights. Why this confusion? Why this unilateralism and division amongst MPs in two houses to possibly give him a new ground of alleging procedural and substantive infirmities in creating the statutory committee of inquiry, which is the most important act in his possible and potential impeachment? Also, friends, though you have clearly wrapped up a political exit, camouflaged a political exit as a constitutional lie, that is the best way to describe ex-Vice President Dhankard's departure, a political exit camouflaged as a constitutional lie. There are also serious concerns about your continuing eloquent silence about Justice Yadav and indeed former Vice President Dhankard's silence on the same issue. Justice Yadav's utterances while being a sitting judge sound worse than a manifesto of a political party. And here we have no action, no topic, no taking up, no comment for months on end on motions moved across party lines long ago. This again, as I said earlier, is a BJP double standard being a theatre of the absurd. Let me end, friends, by saying this is not about one judge, it is not about two judges, it is not about one vice president. This is about the very architecture of our democracy. When power intoxicates the ruling regime to the point where it is prepared to institutionally sabotage its own vice president and its own Rajya Sabha chairman, democracy is imperiled, and only democracy represented through the voice of its people can intervene. Is the BJP's model of one nation, one party, one nation, one election is something else, but one nation, one party, is it so obsessive that it wants a say in judicial impeachment proceedings only in one house and is prepared to go to any extent for that? The BJP has today shown, and the Modi government has today shown, that no institution is safe. Not Parliament, not the judiciary, not the chair even of the upper house. This is governance by dictatorship, governance by tantrum, governance not by law. And lastly, please remember, when we ask for a motion and jointness with the Lok Sabha, we are the opposition. Our opposition motion is not a coup, is not a coup d'etat. It is merely a constitutional pulse checking the heartbeat of democracy through the opposition. Thank you.
हुआ है जजेस को हटाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की भी यही वजह हो सकती है? मैंने तो पूरा आपको सब स्पष्ट रूप से पिछले 20 मिनट से बता दिया, बिल्कुल निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। इसको एक, मैंने कहा, ये एक राजनीतिक निकालने की प्रक्रिया है जिसको ढका जा रहा है एक और संवैधानिक झूठ के साथ। सर, ये जो जस्टिस वर्मा का वियोग है, तो इसको लेकर क्या जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है अपने वर्चस्व की लड़ाई में, कौन इसको पहले लेके आए? वर्चस्व की लड़ाई में जगदीश धनखड़ को शहीद कर दिया गया। अब जगदीप धनखड़ जी का चैप्टर, जहाँ तक हमारी प्रक्रियाओं का सवाल है, ख़त्म हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका जाना, उनका मोशन के बारे में बोलना और जो भी चीज़ें पिछले कुछ महीनों में उनके और सरकार के बीच में रही होंगी, जिनका संज्ञान हमारे पास नहीं है, ये बिल्कुल कारण थे और सबसे निकटतम संबंधित कारण था ये वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो उस बात में बात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि क्या आप अपने अहंकार, अपने शुद्धता, पेटीनेस, अपने नियंत्रण, कंट्रोल फ्रीक अप्रोच के कारण क्या एक सांवैधानिक प्रक्रिया को भी संदेह में डालने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन चुनौतियों को जानबूझकर और ये मान ले चलिए अनजाने में समर्थन प्रदान नहीं कर रहे हैं, जो चुनौतियां माननीय जस्टिस वर्मा का अधिकार क्षेत्र है, जो उन्होंने शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी और आगे भी करेंगे? तो ये सोचना, ये परिपक्वता, ये गंभीरता, ये डेप्थ कहाँ से शुरू होती है? सरकार ने दिखाई है कहीं भी? सर, मेरा ये सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ऐसे करता रहा, उस पर आते भी, इसमें और कुछ तो नहीं है, इसको खत्म कर ले फिर आएंगे, ऐसे नहीं। पहले इस पर खत्म कर ले जो भी हो। सबमिट हुआ है, एडमिट नहीं हुआ है। ऐसे में भविष्य में जो कमेटी बनेगी, निश्चित रूप से उसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे, सिर्फ लोकसभा के सदस्य उसमें होंगे। पहली बात तो विपक्ष और कांग्रेस के पास क्या कानूनी और संवैधानिक विकल्प है, और दूसरा, सरकार के इस प्रयोग से या सरकार के इस फैसले से जस्टिस वर्मा को लीगली वो कितना अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे? अगर मैंने यही आपको बार बार संकेत, मैंने बार बार स्पष्ट रूप से आपका ध्यान यहाँ आकर्षित किया है। आज इसको आप, जो मेरा वक्तव्य है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, भगवान न करे कि इस शुद्धता, इस अहंकार, इस तू मैं कुतर्क में एक अच्छी स्वच्छ प्रक्रिया जो हम शुरू करने जा रहे थे, उसके शुरुआत के पहले ही संदिग्ध हो जाए वो। आज आप जस्टिस वर्मा हैं, आपका अधिकार क्षेत्र, आप चुनौती लाए, उसमें कोई गलती नहीं है, चुनौती करने का आपका अधिकार क्षेत्र, करेंगे आप जरूर संवैधानिक चुनौती। उन्होंने किसी और मुद्दे पे ऑलरेडी कर दी उच्चतम न्यायालय में। तो क्या आप ये ग्राउंड देना चाहते हैं उनको, मैंने कहा जानबूझकर या अनजाने में भी, और क्या ये बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं होगी अगर ये आपका परिणाम होता है? अगर वो बहस करते हैं कि साहब जो समिति बनी है स्टैच्यूटरी, वो गलत है, वो द्वि हाउस की होनी चाहिए, जिसमें दोनों हाउस शामिल हों, न कि एक लोकसभा की, ये तो आपके सामने जाहिर है, किसी कानूनविद होने की जरूरत नहीं इसके लिए। तो इसकी क्या आवश्यकता थी? नंबर 2, अगर दोनों हाउसेस के मेंबरान संसद ज्वाइन करते हैं तो आपका हाथ तो बढ़ता है। ये एक ऐसा 10 साल में ऐसे इक्का दुक्का मुद्दे आते हैं जिसपे दोनों हाउस के ज्वाइन करके सब पार्टियां समर्थन कर रही हैं आपका, न कि सब पार्टियां आपका विरोध कर रही हैं। इसमें तो पार्टियां आपका समर्थन कर रही हैं। तो अगर आपने इसमें विवेक दिखाया होता, परिपक्वता दिखाई होती, तो आप इन सब चीज़ों को, जिस प्रकार से आप एक मौका अवसर शायद दे रहे हैं कानूनी, वो नहीं होता। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात होगी। इसके लिए तो पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी को हमसे बात करनी चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए। जहाँ तक हमारा विकल्प है, देखिए हमारा विकल्प सबसे पहले आप लोग हैं। आपके जरिए जनता को ये समझाना जरूरी था। जो मैंने आज समझाया, ये आप लोगों को ज्ञान नहीं था पूरी रूप से, न जनता को होगा कि कितना खतरनाक चीज़ हो सकती है।
और उससे जवाबदेही से सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी जनता के जो। दूसरा, सब जानते हैं कि जो हाउस में होता है उसको आसानी से कोर्ट कचहरी में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये कानून है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उसका फायदा उठा के अगर आप माननीय रिजिजू के वक्तव्य पे तालियां बजाते वापस घर जाते क्या कर लेंगे, तो नुकसान तो आपका है, देश का है, संवैधानिक सिद्धांत का है, भ्रष्टाचार की विजय है। सर शुरू कर चुके हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो प्रोसेस हुआ इससे जानबूझकर एक ढील दी जा रही है। मैंने कारण दिया तो है। ये तो सीधा सवाल उठा रहे हैं हम सरकार के मनसा पर, जो पूर्व में सरकार कह रही है। मैं क्यों नहीं उठाऊंगा? तो ये सब तथ्य तो सरकार ने पैदा किए ना, मैंने थोड़ी किए पैदा ये तथ्य। इसका कारण दिया है मैंने आपको। मैंने तो कहा है कि जानबूझ के नहीं तो अनजाने में। अगर आप मूर्खता अनजाने में करते तो वो भी तो मूर्खता ही होती है ना। अनजाने में अगर आप किसी व्यक्ति को एक अनजाना फायदा कर देंगे जिसको फायदा नहीं होना चाहिए, तो वो भी उतनी मूर्खता है जितना जानबूझ के करने वाली। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोशन में किसी का नाम का भी उल्लेख नहीं था, 2 जस्टिस का आपने नाम लिया। हाँ। आप कह रहे हैं कि मोशन में ऐसे किसी नाम का उल्लेख नहीं था जो मोशन लाने की मैंने तो कभी भी नहीं कहा ये। मैंने कहा ये, आप ध्यान से सुन नहीं रहे। मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि जो मोशन के जितने भी कायदे कानून होते हैं सब तो फुलफिल हो गए, और ये वक्तव्य में लिखा है माननीय धनखड़ साहब के वक्तव्य में। अगर वो ब्लैंक पेपर का सिग्नेचर न यादव जी के लिए था न वर्मा जी के लिए था, तो आप अपने आप समझदार लोग हैं, किसके लिए हो सकता है? इससे ज़्यादा क्या बोलना चाहिए मुझे? opposition planning for a farewell dinner for Jagdeep Dhankar? मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। आई मीन दीज आर सोशल नाइसिटीज, आई हैव नो आइडिया। ओके सर। अच्छा, इनका अलग से बाकी चीज़ों पे सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अगर ऐसे ही मनमानी करता रहा तो वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। क्या संवैधानिक प्रक्रिया में ऐसी स्थिति जो है हो सकती है? देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जो अभी प्रीमेच्योर है, पूर्वानुमान है। इस वक्त उसका उत्तर देना कोई ज़्यादा संदर्भ नहीं रखता, लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण है फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात, इस वक्तव्य को नहीं देखिए, इसके पीछे की भावना को देखिए। कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो नहीं चाहेगी चुनाव लड़ना? और बिहार में जहाँ इतना जूझे हैं, इतने अभियान किए हैं, इतना रगड़ा है अपने आप को, इतना भागदौड़ की है, इतना मिले हैं, संबंधित हुए हैं जनता जनार्दन से, वहाँ आप समझते तेजस्वी यादव या कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे? नंबर 2, इसके पीछे की भावना है दर्द की, पीड़ा की, आक्रोश की, कि हमको आप मैदान में उतार रहे हैं, हम पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं, लेकिन आप मैदान को एक तरफा क्यों कर रहे हो, अनइवन क्यों कर रहे हो? ये संदेश है इसका। नंबर 3, अगर इसी प्रकार की प्रक्रिया जो औपचारिक उनका एस्टिमेट है 61 लाख है, हमारे हिसाब से 2-2.5 करोड़ है, अगर इतनी बड़ी मात्रा चलती रही और इसका कोई निवारण नहीं हुआ, तो आज की तारीख में मैं तेजस्वी यादव के आधार पर नहीं कह सकता कुछ, वो उनकी पार्टी से पूछना पड़ेगा आपको। लेकिन किसी का भी कोई विकल्प बंद तो नहीं है। हम बिल्कुल अभी ये नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल ये मान नहीं रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन विकल्प के रूप में किसी के लिए बंद नहीं होगा। और आखिरी, कभी भी अगर सामूहिक रूप से, यूनाइटेड रूप से इस विकल्प को किया, तो मैं समझता हूँ एक ज़बरदस्त चपट है हमारे गणतंत्र के उन लोगों के ऊपर जिनका काम है कि इन स्तंभों को ऊपर रखें, झंडा चलता रहे और अच्छा काम होता रहे। क्या रह जाएगी इसकी क्रेडिबिलिटी ईसी की अगर ऐसा सामूहिक निर्णय लिया गया तो? सर, एक सवाल इस तरह के आरोप लगा रही थी पहले ममता बनर्जी, और अब आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि जो बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं उनको पूरे देश में टॉर्चर किया जा रहा है। और ये जानकारी ओवैसी ने दी है कि देयर हैव बीन डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स बीइंग पुश्ड इनटू बांग्लादेश एट गन पॉइंट। तो देखिए, हमारे पास, मेरे पास आज की तारीख में वो तथ्य नहीं है जिसके आधार पर इन दोनों ने वक्तव्य दिए हैं, लेकिन क्या इसमें कोई दो राय है या संदेह है कि पूरे देश में लोगों को सिर्फ संदेह
या एक झुकाव के कारण उठा के एक तरफ एकत्रित करके उनसे प्रश्नोत्तर करके कई घंटों रखा जाता है और बाद में अधिकतर लोग पाए जाते हैं जो कि नहीं है, गलत। ये तो आपके सामने, नाक के सामने गुड़गांव में हुआ है अभी कल परसों तरसों में, और कितने लोगों को छोड़ा गया बाद में। तो ये प्रक्रिया अगर गुड़गांव जैसे जगह पे दिल्ली के पास हो सकती है तो आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर एरियाज पे क्या आतंक फैलाया गया है इसके आधार पे। तो जहाँ तक टीएमसी और ममता बनर्जी जी का ये सवाल है, उन्होंने अपने इलाके में कुछ तो कुछ देख के, कुछ समझ के ही कहा होगा ना। और इसको झुटलाने के लिए साफ तथ्य आने चाहिए सामने के, कितने लोगों की हुई है इंटेरोगेशन, कितने लोगों को सामने रखा गया है। Sir, कौन? yesterday during that OBC Bhagidari Mahasammelan, Rahul Gandhi made certain comments about Prime Minister Modi using phrases like PM में दम नहीं है. Now BJP is saying that this is these are personal attack on Prime Minister which should not have been made by the LOP. मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ राहुल गांधी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जो अनपार्लियामेंट्री है। ये अलग बात है कि आपने दसों केसेस अखिल भारतीय स्तर पे हर कोने पे राहुल गांधी के ऊपर ठोक रखे हैं, क्योंकि आप उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आप उनको जानते नहीं हैं कि जितना आप दबाएंगे वो बोलेंगे। अगर लोकतंत्र और गणतंत्र में मैं सत्तारूढ़ सरकार को ये नहीं कह सकता हूँ कि दम नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोकतंत्र को बंद कर दीजिए और आप लिखिए मेरी स्पीचेस, आप लिखिए कि कैसे बर्ताव करूँ मैं। और आप तो दिन प्रतिदिन केस पे केस डालते रहते हैं। अभद्रता की कोई सीमा नहीं बची जो आपने उल्लंघन कर रखी है, और आप हमको उपदेश दे रहे हैं। SIR पे आपने कहा कि 2-3 करोड़ आपका एक आकलन है, 2 करोड़ का आप लोग का कि वो लोग कट सकते हैं, लेकिन 64 लाख के आसपास अभी नंबर है जो कल का चुनाव नहीं, है। नंबर नहीं है, ये उनका कहना है। जी जी बिल्कुल, उनका कहना है, नंबर नहीं है, उनका दावा है, उनका बयान है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये 2 करोड़ का जो आकलन है आपका किस आधार पे है? और दूसरी चीज, अब 28 को सुनवाई है इस पूरे मामले में, तो आप लोग आगे क्या करेंगे? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था उसके बगैर पहला चरण लगभग पूरा हो गया है। अब 1 महीने का वक्त है, डॉक्यूमेंट्स उसमें जमा होंगे, जिन्होंने नहीं दिए चेक भी हो सकते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, तो क्या आपका क्या होगा? देखिए, ऐसा है, परसों केस है और परसों जो दलीलें हम कहेंगे उसको यहाँ पर आपके सामने उसको समराइज करने का कोई औचित्य नहीं है। ना आप कोर्ट हैं, ना आप कचहरी हैं, ना आप जज हैं। आप 2 दिन और रुकिए, जैसा पिछली बार आपने सुना था व्यापक रूप से, वो सब सुनेंगे दलीलें वापस। इतना आसान अगर होता कोर्ट कचहरी की बहस करना तो मैं आपको यहीं बता देता, लेकिन आप आश्वस्त रहें कि वो सब कानूनी दलीलें, नागरिकता से लेकर उच्चतम न्यायालय के उस ऑर्डर का क्या अभिप्राय है, क्या वो सुझाव है। उच्चतम न्यायालय नहीं बनाया गया था इसलिए कि सुझाव दे आपको, वो बनाया गया था आदेश देने के लिए, कैसे उसका उल्लंघन कर सकते हैं आप, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हमारे पास मामले हैं। तो जहाँ तक उसका सवाल है, आप उसके लिए थोड़ा अभी सब्र करिए। जहाँ तक पहला सवाल है जो आपने पूछा, हमने ये कहा था कि 8 करोड़ के अंदर, थोड़ा कम 8 करोड़ से, भारत की सबसे दूसरे नंबर पे पॉपुलस प्रदेश है जनसंख्या का, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद। उसमें 2003 के बाद का हिस्सा लें आप तो करीब 5 करोड़ से थोड़ा कम है, 498 ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है। अब आप 4.9 में इस प्रक्रिया द्वारा हमने सबसे एक न्यूनतम आंकड़ा लिया है, इस आधार पे कि फ्लड वाले एरियाज क्या हैं, क्या आधार और क्या ये अपने बर्थ सर्टिफिकेट की वो है प्रचलन बिहार में 2% कहते हैं, इत्यादि इत्यादि, उस पर एक अनुमान लगाया है। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप अनुमान को गलत सिद्ध कर दो। गलत सिद्ध कैसे करोगे आप? गलत सिद्ध तब कर सकते हो आप जब आप निकालें। आपके प्रश्न का बड़ा एक रोचक प्रसंग है जो आप समझे नहीं इस बात को। 2 करोड़ को आप असत्य तब सिद्ध कर सकते हैं जब आप निकालें कि हमको सिर्फ 20 लाख लोग ऐसे मिले हैं जिनके पास आधार तो है, राशन कार्ड तो है, लेकिन ये नहीं है, और ये नहीं है यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट के आंकड़े पे तो मैं समझता हूँ 2 करोड़ से ज़्यादा होगा फिगर, इस आधार पर हमने निकाला।
सर एक सवाल दिल्ली को लेकर है, चूंकि आप खुद दिल्ली में हैं। दिल्ली में गाड़ियों की उम्र को लेकर काफ़ी असमंजस है। मौजूदा सरकार के मंत्री ने कहा है कि दिल्ली की उम्र जो है उसके फिटनेस को देखकर फैसला हो। ये कानूनी प्रक्रिया है, शुरू होने वाली है। अभी इसमें मैं क्या टिप्पणी करूंगा। ये वो एक अर्जी लगाएंगे, इस अर्जी पे बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ये पुराने उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर को बदलने की प्रक्रिया है। उसके बाद तो सुनवाई होगी, फिर वो खंडपीठ बदले ना बदले कई चीज़ों पे देखते हुए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तथ्य नहीं है, कुछ तथ्य हैं कि बहुत अच्छी हट्टी कट्टी गाड़ियाँ जिनमें कोई दुराव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सिर्फ 1 साल गिन के हट जाती हैं। ये एक पॉइंट है। लेकिन साथ साथ हमको यहाँ की जो भयानक प्रदूषण है उसको भी कंट्रोल करना है। इस बहाने कि आपकी गाड़ी 16 साल की है लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है, मैं गलत गाड़ी में घुसा दूँ अंदर तो बहुत नुकसान होता है प्रदूषण को। इसलिए ये सब चीज़ें उच्चतम न्यायालय देख समझ के करेगा। अभी तो बहुत जल्दी है, तो अर्जी लगेगी। अर्जी के बाद आप मान के चलिए कि बहुत एक डिटेल्ड इस पर हियरिंग होगी। ओके, थैंक यू।